नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। मैं एक महामारी विशेषज्ञ था आर्म फोर्सेस में 27 साल। और उसके बाद मैं पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ भी था। और आर्म फोर्सेस 2005 में छोड़ने के बाद मैं 20 साल प्रोफेसर रहा पब्लिक हेल्थ में, कम्युनिटी मेडिसिन, एपिडेमोलॉजी। और अभी मैं प्रोफेसर एमेरिटस हूँ 1 साल से। और आज हम बात करेंगे कुछ बुनियाद, वैक्सीनेशन, वैक्सीन्स के बुनियाद कैसे, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, वैक्सीनेशंस के प्रिंसिपल्स क्या है। और हमारा सवाल यह है कि क्या हम हर संक्रामक बीमारी का, या नॉन संक्रामक जो बीमारी संक्रामक नहीं है, जैसे कि अभी सुना होगा आपने, पहले तो रशिया ने अनाउंस किया, उसके बाद अमेरिका ने अनाउंस किया कि कैंसर का भी वैक्सीन वो बना लेंगे। तो क्या हम हर चीज़ का वैक्सीन बना सकते हैं कि नहीं। तो थोड़ा सा वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल्स पे मैं बात करूंगा। वैक्सीनेशन बहुत पुराना है, शायद 1000 2000, इसका जो प्रिंसिपल है 1000 2000 साल भी शायद पुराना हो। हमारे पुराने आयुर्वेद में भी दिया है कि ऋषि मुनि, और स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन के एक्स कोशिश की गई थी, या इसको वेरिएशन कहते थे कि उसको जो निकाल के, उसका जो पस निकाल के स्मॉल पॉक्स के जो ये होते थे इरप्शंस, इसके फ्लूइड निकाल के दूसरे में लगा के थोड़ा सा इम्यूनिटी डेवलप करना, एक प्रकार से वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल क्या है। जो कुदरती संक्रामक बीमारी, नेचुरल इन्फेक्शन जो होता है, जैसे हमको नेचुरल इन्फेक्शन होता है, स्मॉल पॉक्स पहले होता था, आजकल जैसे मीजल्स होता है या चिकन पॉक्स होता है। तो जो वायरस, या जो भी वायरस हमारे बॉडी में एंटर होता है, हमारी खुद की जो बॉडी का एक शक्ति होता है, इम्यून शक्ति, बीमारी लड़ने की शक्ति होती है, वो पूरे कोशिश करती है कि वायरस को ये करें, वायरस को निकाले, वायरस को मारे, वायरस को ऊपर हावी हो जाए। और ये हमारे ब्लड में, सीरम में कुछ बॉडी के जो इम्यून सेल्स होते हैं, हमारा जो स्प्लीन होता है, हमारे जो लिम्फ नोड्स होते हैं, हमारा जो बोन मैरो होता है, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। और कुछ सेल्स होते हैं हमारे ब्लड में जिसको वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, उनमें से एक टी सेल होता है। तो वो सेल सेल भी कुछ होते हैं, और मैक्रोफेजेस, टी सेल्स, वो भी लड़ते हैं वायरस से या कोई दूसरे बैक्टीरिया से जो हमारे बॉडी में, या कोई भी पैरासाइट से भी लड़ते हैं, जैसे मलेरिया पैरासाइट, और वायरस या बैक्टीरिया जैसे टीबी का बैक्टीरिया। और और वो, अगर वो मरीज जो है वो ठीक हो जाता है, तो कई बार कई बीमारियों में जो एंटी इम्यूनिटी डेवलप होता है, ये ऐसे नेचुरल इन्फेक्शन से जो इम्यूनिटी डेवलप होता है, वो काफी दिन तक रहता है, सालों तक रहता है, कई बार हम जिंदगी भर रहता है, जिसको कहते हैं नेचुरल इम्यूनिटी आफ्टर इन्फेक्शन। और उसमें क्या एंटीबॉडीज उसके रहते हैं, उसी वायरस के अगेंस्ट के एंटीबॉडीज रहते हैं, टी सेल्स रहते हैं। और वो शुरू शुरू में जब इन्फेक्शन होता है, पहले 2 3 हफ्ते में आईजीएम एंटीबॉडीज रहते हैं, बाद में आईजीजी, अलग अलग तरीके के एंटीबॉडीज रहते हैं। तो अगर आप खून में जांच करेंगे, अगर आपको आईजीएम एंटीबॉडी मिलता है, तो आप बता सकते हैं कि इसको अभी रिसेंट इन्फेक्शन है, न्यू इन्फेक्शन है। अगर आईजीजी एंटीबॉडी मिलता है, मतलब इसको पास्ट इन्फेक्शन हो चुका है। और ये एंटीबॉडी जरूरी नहीं है कि हमेशा हाई लेवल में बने रहे, कुछ महीने बाद ये कुछ
नीचे चले जाते हैं लेवल, कई बार शायद ना मिले, पर ये मेमोरी रहता है जिसको कहते हैं मेमोरी, अपना याददाश्त रहता है। बॉडी का जो इम्यून सिस्टम रहता है, जो जिन्होंने ये सब बनाए थे, स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फ नोड, उसको एक मेमोरी प्रोग्रामिंग हो जाता है कि अगले बार अगर ये वायरस आएगा या ये बैक्टीरिया आएगा या पैरासाइट आएगा तो हम इसको फिर से हटा, इमीडिएटली जल्दी से वो शॉर्ट क्विक टाइम में वो हाई लेवल एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देगा। पहली बार जब इन्फेक्शन होता है उसको टाइम लगता है, इसलिए बीमार हो जाता है आदमी। पर अगर दूसरे बार इन्फेक्शन होता है तो ये तुरंत इतने जल्दी ये होते हैं कि वो मरीज, उस इंसान को बीमारी होगा ही नहीं। तो ये एक बेसिस है वैक्सीन का, ये प्रिंसिपल है। तो वैक्सीन में क्या करते हैं, जब वैक्सीन बनाते हैं और कैसे होता है, एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट काम करता है, वैक्सीन के, पूरे वैक्सीन के प्रोटीन के अगेंस्ट काम करता है, जो बॉडी का जो फाइटिंग सिस्टम है। जब तो जो वैक्सीन बनाते हैं वो क्या करते हैं कि जो वायरस रहता है या बैक्टीरिया या दूसरा कोई जिसके अगेंस्ट आपको वैक्सीन बनाना है, जिस बीमारी के अगेंस्ट, उसका वो वायरस को अगर पूरा नेचुरल वायरस को पूरा इंजेक्ट करेंगे तो बीमारी हो जाएगा। तो नेचुरल इन्फेक्ट वायरस का वो, उसका जो क्षमता है बीमारी करने का, क्षमता को कमजोर करते हैं। कई प्रोसेस होते हैं, कई केमिकल से कमजोर कर दिया, कई थोड़ा हीट से कर दिया, या उसका वही वाला पोर्शन लिया कि जो एंटीजन है, और जो डिजीज कॉजिंग पोर्शन को अपने एटियोनेटेड कर देते हैं। उसको एटियोनेटेड में कमजोर कर देते हैं, बीमारी करने की शक्ति निकाल के उसको फिर उससे फिर वैक्सीन बनाते हैं। तो जब वो वैक्सीन जब इंजेक्ट करते हैं बॉडी में तो फिर अपना इम्यून सिस्टम का एक प्रकार से ट्रेनिंग हो जाता है कि अरे ये वैक्सीन है, वो समझता है कि वो कीटाणु है, असली वाला है, और पूरा एंटीबॉडीज बन जाता, टी सेल बन जाता है, बन जाता है, जैसे कि नेचुरल इन्फेक्शन में होगा। एक प्रकार से डमी, जैसे डमी प्रैक्टिस होता है। और ये फिर उसके बाद भी बॉडी में वही चेंजेस आते हैं, इम्यून इम्यून चेंजेस आते हैं, इम्यून मेमोरी आ जाता है, इम्यून जैसे मेमोरी में बता रहा था कि याददाश्त हो जाता है कि अगर बाद में असली वाला अगर वायरस आता है तो हम इसको इमीडिएटली बॉडी अपना डिफेंस इमीडिएटली रेडी रहता है, उसके सोल्जर एक प्रकार से ट्रेंड हो जाते हैं वो दुश्मन को पहचानने के लिए। तो वो जो इंसान है जिसने ये वैक्सीन लिया है उसको इससे बीमारी से सुरक्षा मिल जाता है। तो ये तो प्रिंसिपल है। तो ये प्रिंसिपल एक बार अगर हम समझ गए तो क्या हम सब कौन कौन से बीमारी के अच्छे वैक्सीन बनेंगे। मैं देख रहा था, पब्लिक हेल्थ इतिहास देख रहा था, और देख रहा था कि कौन से वैक्सीन सक्सेसफुल रहे और कौन से वैक्सीन फेलियर रहे। अब मैं फिर देखा कि हम पहले से अगर हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन मतलब कुदरती जो इन्फेक्शन होता है और कुदरती जो मोड़ लेता है वो आगे का, जैसे बिगर कोई इंटरफेरेंस में, अगर उसके बारे उसको हम अध्ययन करें तो हम एक प्रकार से पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा बीमारी का हम वैक्सीन बना सकते हैं और कौन से बीमारी के वैक्सीन में हम असफल रहेंगे। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे स्मॉल पॉक्स, जो कि सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सक्सेस कहते हैं, उसे एक ही बीमारी है जिसमें इतना सक्सेस मिला था। और मैं बोला जैसे शुरू में स्मॉल पॉक्स तो बहुत ही इससे बनाए थे जो कि रिफाइंड तरीके नहीं थे, तो बहुत जब शुरू शुरू में जब एडवर्ड जेनर ने भी जब वैक्सीन बनाया था स्मॉल पॉक्स का, उसने काउपॉक्स का ये लिया था, मिलता जुलता वायरस लिया था काउपॉक्स का, इससे उसने ये बनाया था। तो काफ़ी साइड इफेक्ट्स थे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के, बहुत साइड इफेक्ट्स थे और काफ़ी उसमें सीरियस साइड इफेक्ट्स थे उसके, ये थे क्योंकि जो ये होता है अपना इतिहास में थोड़ा नीट करके हमको, हम पढ़ते हैं इतिहास कि
जीत गए हम ये, पर उसमें कैजुअलिटीज कितने हुए, काफ़ी हुए थे। स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन, स्मॉल पॉक्स के भी बहुत कैजुअलिटीज हुए थे और स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के भी कैजुअलिटीज हुए थे। उतने ज़्यादा नहीं हुए थे, तो देखा जाए तो रिस्क बेनिफिट था उसमें, क्योंकि स्मॉल पॉक्स बहुत ही भयंकर बीमारी था, भयंकर संक्रामक बीमारी था, जिसमें कि 30%, 40% तक मृत्यु दर था, और पूरे के पूरे गांव खत्म हो जाते थे। और जो लोग बचते थे उनमें वो चेचक के आपने निशानी वगैरह देखे होंगे। तो उसमें वैक्सीन बनाना ये था। और दूसरी बात है, जैसे मैं कह रहा था, उसका जो कुदरती जो मोड है एक इन्फेक्शन का स्मॉल पॉक्स में, जो सरवाइव कर जाते थे स्मॉल पॉक्स से, उनको दोबारा अटैक नहीं होता था। उनका जो वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस से जो इम्यूनिटी डेवलप होता था, चाहे वो एंटीबॉडी मीडिएटेड हो अपना, या सेल मीडिएटेड हो, जो भी हो, वो काफी मजबूत होता था। तो ऐसे दूसरा फिर और भी वायरल बीमारी है जिसके वैक्सीन बने हमारे, मीजल्स के बने, चिकन पॉक्स के बने। इनमें भी, चिकन पॉक्स में बीमारी में भी, मीजल्स में भी, जिसको एक बार संक्रामित हो जाए और वो ठीक हो जाए, तो उसको दोबारा इन्फेक्शन में से या तो बीमारी होता ही नहीं था, होता था तो बहुत हल्का होता था। तो ये मतलब क्लियर कट था इसमें। हमारा जो थ्योरी है वो बिल्कुल फिट होता था एक्चुअल जो हम देखते थे, नेचुरल कोर्स ऑफ द डिजीज देखते थे। पर ऐसे कुछ बीमारियां थे जो कि बहुत पुराने बीमारियां हैं। तो जैसे हमने स्मॉल पॉक्स का सक्सेसफुल अच्छा वैक्सीन बना, मीजल्स का भी मोरलेस वैक्सीन अच्छा काम करता है, चिकन पॉक्स का भी काम करता है, जो भी है। पर अब वो लेना नहीं लेना उसके भी ऊपर हम जजमेंट ले सकते हैं, वो बात दूसरा है। और ये क्योंकि मीजल्स जो है वो कमजोर बच्चे, यंग बच्चे, छोटे बच्चे 1 साल के नीचे और बहुत मेल नरिश्ड है, उनमें बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है मीजल्स। तो कुछ कम्युनिटीज है, कुछ ये है। और बहुत हेल्दी बच्चा है या एल्डरली है, थोड़ा उम्र हो जाए बच्चे का, बड़ा बच्चा है, तो उसमें इतना नहीं है साइड इफेक्ट, पर मीजल वैक्सीन। और बाकी वो बात दूसरी है कि किसको साइड इफेक्ट, हर चीज़ का थोड़ा बहुत तो होता है। तो आपको इंडिविजुअल डिसीजन लेना चाहिए कि रिस्क है कि नहीं। तो पर कुछ जैसे हम बोल रहे थे कि अगर आप नेचुरल हिस्ट्री देखेंगे, कोर्स ऑफ द इन्फेक्शन कैसे होता है, और उसके बाद दोबारा इन्फेक्शन में उसको लड़ने की क्षमता रहती है कि नहीं, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट रहता कि नहीं, आप ये जानने के से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये वैक्सीन काम करेगा कि नहीं करेगा, अच्छा वैक्सीन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो दो बीमारी है जिसमें अभी आज के तारीख में बहुत इन्वेस्ट किया जा रहा है वैक्सीन बनाने के लिए। एक ट्यूबरक्लोसिस में और एक मलेरिया में। तो दोनों बीमारियां अब काफ़ी कॉम्प्लेक्स है देखा जाए तो। इसलिए हमको फीलिंग होता है कि इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड वैक्सीन बनाना शायद कामयाबी न मिले अगर हम वैक्सीन बनाएंगे। इसका मैं रीजन बताता हूँ। अगर आप टीबी देख ले, टीबी में जरूरी इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया से होता है, जिसको कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और टीबी में इन्फेक्शन के बाद कुछ लोग बीमार हो जाते हैं और कुछ लोग बीमार नहीं होते, मेजोरिटी नहीं होते। यहाँ तक कि हमको बताया जाता था कि इन ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन डज नॉट इक्वल टू डिजीज। हमारे जैसे कंट्रीज है, जैसे हमारे एशियन कंट्रीज है, हमारा इंडिया में अगर हम ले लें तो करीब 35% लोगों को, 35% लोगों को, हम आप में हर तीसरे आदमी को टीबी का बैक्टीरिया बॉडी में पड़ा रहता है। हम संक्रामित हो गए हैं, बचपन में हो गए हैं, 35%। और तो आप देख लो, अगर 100 करोड़ है, 140 करोड़ पॉपुलेशन है, तो 40-50 करोड़ लोग टीबी ये लेके घूम रहे हैं, पर वो उनको बीमारी नहीं होता है। उनमें से 5 या 10% को लाइफ टाइम में कभी ना कभी टीबी हो सकता है। कब हो सकता है? जब उनका इम्यूनिटी कम हो जाए, या अल्कोहलिज्म या दूसरा कुछ इन्फेक्शन हो जाए, पर्टिकुलरली एड्स हो जाए, HIV हो जाए, तब उनको टीबी
वो जैसे कैसे रिएक्टिवेट हो जाएगा। टीबी में जो फोकस रहते हैं, जहाँ पे टीबी के बैक्टीरिया बैठे रहते हैं डोरमेंट, इसमें कई लीजन्स होते हैं लंग्स में, इसमें उसमें बैठे रहते हैं। तो हमारे को मेजॉरिटी 90% को इन्फेक्शन के बाद बीमारी नहीं होता। ये एक ये है एक एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि इन्फेक्शन हुआ बीमारी हो गया। दूसरी बात है, अगर टीबी का मरीज, किसी को टीबी हो जाता है, उसको फिर क्योर हो जाता है, एक बार क्योर हो जाता है या सरवाइव कर जाता है, उसको दोबारा भी टीबी हो सकता है। इसका मतलब जो नेचुरल इन्फेक्शन है, जो कुदरती जो संक्रमित हुआ है, जो नेचुरल इन्फेक्शन से हुआ है, उसको जो इम्यूनिटी बनता है वो सिंपल नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि एंटीबॉडीज बन जाएंगे, टी सेल बन है। ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है। ट्यूबरक्लोसिस में जो है सेल मीडिएटेड टी सेल वाला ज़्यादा काम करता है, या और भी और कॉम्प्लेक्स है, हमको अच्छे से समझ नहीं है। बैक्टीरिया एंटीबॉडी का तो रोल शायद कम है या नहीं है, हमको पता नहीं है, पर इसका जो सेलुलर मैकेनिज्म है इम्यूनिटी का, बचाव का, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होता तो हमारे जो इतने लोग संक्रामित हो जाते हैं, जो कि नेचुरल बैक्टीरिया से हो रहा है, उसको आप वैक्सीन समझ सकते हैं? क्यों नहीं समझ सकते? वैक्सीन बॉडी के अंदर है, तो बॉडी के पास है अपना जो भी इसका इम्यून सिस्टम है, बोन मैरो, लिम्फ नोड, ये वो जो होते हैं, लिम्फ नोड ये होते हैं, एक्टिव होते हैं। पर फिर टीबी क्यों हो जाता है बाद में? बॉडी इतना दिन रख के भी क्यों टीबी हो जाता है? अब इसका वैक्सीन बनाने चले हैं। अब इसका मेरे को प्रिंसिपल समझ में नहीं आ रहा है, कैसे बना? इतना मतलब इनके पास क्या ज्ञान है कि जो कि कुदरत जिसमें फेल हो गया एक प्रकार से। क्योंकि क्या होता है, बीमारी डायरेक्ट बैक्टीरिया और से हो गया नहीं, उसमें 3-4 फैक्टर रहते हैं। एक तो जो कीटाणु होता है, उसके बाद होस्ट फैक्टर्स होते हैं। हमारा बॉडी का दूसरे ओवरऑल डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, कई चीज़ों के बारे में शायद हमको मालूम भी नहीं होगा मॉलिक्यूलर सेलुलर लेवल में। जब तक नहीं मालूम है तो हम वैक्सीन अंधेरे में तीर वाली बात है। और टीबी का वैक्सीन बीसीजी वैक्सीन है, 50-100 साल पुराना है। हमारे प्रोग्राम में 50 साल है, उसमें सिंगल पुट ट्रायल किया था, आज से 1966 में ट्रायल किया था। 15 साल तक फॉलो अप किया था, बहुत अच्छा ट्रायल किया था। उसमें पता चला कि हमारे देश में टीबी वैक्सीन का जीरो प्रोटेक्शन है। तो हमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नेचुरल इन्फेक्शन का भी जीरो प्रोटेक्शन है। उसके दूसरे फैक्टर्स है, होस्ट फैक्टर्स है, ओवरऑल न्यूट्रिशन है, आफ्टर ये जिससे वो टीबी से बचा के रखता है। दूसरा कुछ कमजोरी होता है, जैसे शराबी है, अल्कोहलिज्म है, एचआईवी, तब टीबी होता है। या ओवरऑल ओल्ड एज में इम्यूनिटी कम हो जाता है, फिर से वो रिएक्टिवेट होता है। कईयों को फ्रेश इन्फेक्शन भी होता है। तो फ्रेश इन्फेक्शन के बाद, रिकवरी के बाद टीबी में नेचुरल इम्यूनिटी नहीं आता है। मतलब आप देखें कि पूरा बैक्टीरिया बॉडी के अंदर है, पूरा बॉडी को एक्सपोजर है, बॉडी ने जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होता है वो सस्टेन नहीं रहता है। तो हम अगर फिर हमारे को टीबी वैक्सीन का हमको प्रिंसिपल कहाँ से आएगा? टीबी वैक्सीन का हम उसको अगर हम थोड़ा सा बैक्टीरिया को निकाल के इंजेक्ट करेंगे, जब पूरा का पूरा बैक्टीरिया हमारे बॉडी में है, और उसने कुदरत ने इम्यूनिटी नहीं डेवलप करने में नाकामयाब रहा, कि हम के कुदरत के आगे जा सकते हैं क्या? ये मेरे इसमें सवाल है। मैं चाहूँगा कि, तो अभी मेरे को फिक्र इसलिए है कि अभी फिर से बीसीजी में दूसरा टीबी के वैक्सीन, अभी कई टीबी वैक्सीन के ट्रायल मोड में है। कई वैक्सीन, नए वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। और अभी बीसीजी को भी फिर से एडल्ट में ट्रायल कर रहे हैं, क्योंकि बीसीजी बर्थ में देते हैं बच्चों को, अभी कहते हैं नहीं एडल्ट में हम ट्रायल करेंगे। अभी कुछ महीने पहले कई जगह ट्रायल कर रहे हैं, कई स्टेट्स में बीसीजी एडल्ट में देंगे। और अभी बॉम्बे में आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, ये कईयों को ऐसे ट्रायल में ले लिया और उनको ठीक से बताया भी नहीं, उनका ना इन्फॉर्म कंसेंट लिया, उनको बताया भी नहीं कि वो ट्रायल में है। तो वो भी एक अनएथिकल ये है। और मेरे को वो पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, मैंने पहले भी इसके ऊपर एक बात किया था। तो ये वैक्सीन आप बना रहे हैं, फिर टीबी मुक्त भारत करेंगे, तो किससे मुक्त करें? हम तो लेके घूम रहे हैं कई लोग,
और फिर नए डायग्नोस्टिक्स निकल रहे हैं, आरटीपीसीआर निकल रहे हैं, और भी है, न्यूक्लियर एसिड बेस्ड टेस्ट है। तो आप कैसे उसको फिर केस डेफिनेशन में, उनको यही डर है कि कहीं बैक्टीरिया बॉडी में है, जैसे मैंने कहा ना 35% हम लेके घूम रहे हैं हमारे लोग, तो क्या उनको भी केस बोलोगे? क्योंकि कोविड के टाइम तो वही क्या था, उसको कोई सिम्टम नहीं है, उसको पहली बात है। उसकी बात है कि ऑलरेडी बॉडी में है हमारे 1/3 इंडियंस को, कि आप एक्स्ट्रा आप क्या दोगे वैक्सीन में, बाहर से क्या दोगे एक्स्ट्रा वैक्सीन में? उसके फिर साइड इफेक्ट हमको मालूम नहीं बाहर वैक्सीन के, वो कुछ तो, पर इतना इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि अभी तक हमको ठीक से समझ नहीं है कि नेचुरल इन्फेक्शन ऑफ टीबी से क्यों हमको स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी नहीं होता, जबकि बॉडी इतने साल लेके घूम रहा है उसको। तो उसको तो अच्छा इम्यूनिटी आना चाहिए, पहचान जाना चाहिए। हम किसी के साथ रह रहे हैं 30 साल, उसके बाद हम पहचान नहीं जाएंगे उसको कि ये फिर से आया हुआ है? तो नया वैक्सीन क्या वो ये करेगा कैसे? इसीलिए ये हमको लगता है कि टीबी के वैक्सीन अनसक्सेसफुल रहा है, टीबी के बीमारी में कुछ ये नहीं किया। तो अभी क्वेश्चन होता है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हमको करना चाहिए क्या? बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज थे वहाँ पे टीबी अपने आप कम हो गया, इवन एंटी ट्यूबरकुलोस ड्रग आने के पहले कम हो गया, और वैक्सीन आने के पहले। वैक्सीन का तो कोई फायदा हुआ ही नहीं, पर ड्रग्स के बहुत फायदा हुआ। एंटी ट्यूबरकुलोस ड्रग्स बहुत बहुत ही इफेक्टिव है, और ये है। पर वैक्सीन अभी हम इतने लेट जाके वैक्सीन क्यों हम ढूंढ रहे हैं, जिसका कि हमको थियोरेटिकल बेसिस हमको नहीं समझ है कैसे इम्यूनिटी होता है, उसको हमको समझना है पहले, तभी हम वैक्सीन बना सकते हैं। उसका डायग्नोस्टिक केस डेफिनेशन भी अभी शायद डिस्टॉर्ट ना हो जाए, मेरे को यही फिक्र है, जैसे सबको बना के फिर कुछ इंटरवेंशन दे दे कि इतने लोग केसेज है, केस इन्फ्लेट हो जाएगा ऐसे में केसेस तो। दूसरा है मलेरिया। मलेरिया का भी अभी काफ़ी वैक्सीन ट्रायल किया, अभी शायद मलेरिया वैक्सीन सुनते हैं अफ्रीका में अवेलेबल भी है, ये है बीच बीच में आप, गेट्स फाउंडेशन कर रहा है, बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, मैं मलेरिया का वैक्सीन निकाल रहा है। मलेरिया का भी ऐसे ही है, मलेरिया आपको एक बार हो जाता है दोबारा फिर हो सकता है। इसका मतलब कुदरत फेल हो गया उसका वैक्सीन बनाने। वो पैरासाइट आपके बॉडी में है, 15 दिन है, 10 दिन है, उसका इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है वो, अच्छा है ट्रीटमेंट। अभी तो एक नया जो लेटेस्ट एंटी मलेरियल है वो तो हर्ब, चाइनीज हर्ब से निकला, आर्टिफिशियल। तो मलेरिया में भी वैक्सीन कैसे बनेगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें भी कुदरत, इन्फेक्शन होने के बाद भी फिर से अटैक आएगा तो फिर से हो जाएगा मलेरिया आपको, अगर फिर से पैरासाइट। तो मलेरिया का भी आपका ओवरऑल सैनिटेशन, वाटर मैनेजमेंट, मच्छर जहाँ ब्रीड करते हैं, एक्सपोजर टू मॉस्किटो, पुअर हाउसिंग, पुअर वाटर कलेक्शन, ड्रेनेज, और वो सब आप करोगे तो एडवांस कंट्रीज में मलेरिया भी ऐसे कंट्रोल हो गया। तो 3 फैक्टर होते हैं, एजेंट होता है, होस्ट होता है, एनवायरनमेंट होता है। तो और होस्ट में एक होता है, होस्ट का थोड़ा प्रोटेक्शन दे दो, तो प्रोटेक्शन आप उसको अच्छा न्यूट्रिशन, ओवरऑल नॉन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन डाइट, और एक स्पेसिफिक दे दो कि चलो वो एक आपका वैक्सीन अगर है, बन सकता है इसका ये है, तो वैक्सीन दे दो। तो होस्ट, अगर बाकी चीज फेल हो जाए, एनवायरनमेंट फेल हो जाए हमारा, एजेंट इंट्रोड्यूस हो जाए, एजेंट मतलब बैक्टीरिया वायरस, एजेंट होस्ट, और एनवायरनमेंट में हमारा मलेरिया में पुअर हाउसिंग आ जाएगा, वाटर कलेक्शन आएगा, रेंज के बाद मॉस्किटोज आ जाएंगे, मॉस्किटो कंट्रोल पुअर है। तो ये फेल हो जाए, एजेंट आ जाए, और होस्ट में हमारा ओवरऑल प्रोटेक्शन रहेगा। और फिर ये एक रहेगा, जैसे हमको 2 व्हीलर में जाना है तो हेलमेट पहन लिया हमने, ये वैक्सीन हमारा हेलमेट जैसा है, प्रोटेक्शन है कि भाई हम, अगर एनवायरनमेंट भी हमारा, रोड में भी हम जाते हैं तो वातावरण आधे टाइम रोड्स में पॉट होल्स रहते हैं, स्लिपरी रहते हैं, ट्रैफिक रहता है, तो वो एनवायरनमेंट ठीक नहीं तो चांसेस ज़्यादा है। और एजेंट है, अगला गाड़ी आके मार दे, ये मार दे, तो वो फिर हमको, ये एक वैक्सीन जैसा हेलमेट हमने पहन लिया या सीट बेल्ट पहन लिया। इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम अभी, हमको गाड़ी का फिर लाइसेंस लेने की भी जरूरत नहीं है, हमने हेलमेट पहन लिया, हेलमेट पहन लिया, हम बोले हमारे पास तो हेलमेट है, अभी आप रैश ड्राइविंग करो, रास्ता को रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, कैसे भी ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो, तो हेलमेट होने के बाद भी हम ये हो सकता कैजुअलिटी।
तो अभी हम वैक्सीन के ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है कि बस वो इतना सा छोटा सा एक हेलमेट है, आपको गाड़ी चलाने की सीखने की जरूरत नहीं है, सेफ्टी की जरूरत, मतलब हमने वैक्सीन बना देंगे, हम सब ले लेंगे, तो आपको वो एनवायरनमेंट नेग्लेक्ट करो, अपना लाइफस्टाइल नेग्लेक्ट करो, अपना ओवरऑल न्यूट्रिशन या अपना फिटनेस को नेग्लेक्ट करो, भाई आपके पास तो ये हेलमेट है। और पहली बात तो हेलमेट हम बना ही नहीं पा रहे हैं दो चीज में, एक इसमें ट्यूबरक्लोसिस में, और एक हम हो रहा है कि मलेरिया में। क्योंकि मलेरिया का भी अभी तक हमको समझ में नहीं आया कि उसका कॉम्प्लेक्सिटी नहीं समझ में आया कि उसका इम्यूनिटी कैसे होता है। तो जिस चीज का कुदरत नहीं बना रहा है, क्योंकि मलेरिया इनफेक्ट 15 दिन होता है, आप एक वैक्सीन से उसका पार्ट ऑफ द पैरासाइट से या जो भी कैसे आप उसको आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बना सकते हैं, जो कि नेचुरल इम्यूनिटी सबसे स्ट्रांग होता है, और हमको नेचुरल इम्यूनिटी बनता नहीं है मलेरिया में, ट्यूबरक्लोसिस में। तो इन चीज़ों का हम वैक्सीन क्यों बना रहे हैं, बहुत इन्वेस्ट हो रहा है वैक्सीन में, मलेरिया वैक्सीन, गेट्स फाउंडेशन और ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन। और हमको लगता है हमारा जो इसके बेसिस पे, इसके बुनियाद में जो थियोरेटिकल साइंटिफिक नॉलेज है, जो एक्चुअल बेसिक साइंस है, इसके बुनियाद पे ये वैक्सीन शायद इतने सक्सेसफुल ना हो। और इसमें बहुत पैसा लग रहा है, और साइंटिस्ट जिनको ग्रांट मिलता है वो नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे हमको क्या, हमारे को ठीक है, हम जितने दिन वैक्सीन बनाएंगे उतने दिन हमको ग्रांट मिलेगा, नहीं भी सक्सेसफुल ग्रांट मिलेगा। और हमको फिक्र है कि वैक्सीन बनाने के बाद वो बोलेंगे सबको लेना है, और पता भी नहीं चलेगा काम कर रहा कि नहीं काम कर रहा। ऐसे ही 90% लोगों को टीबी होने का, टीबी होता नहीं, वो कहेंगे वैक्सीन से नहीं हो रहा है, तो कैसे आप पता करोगे, इवेल्युएट भी करना मुश्किल हो जाएगा। कुछ बातें मैं सोचा ये आप लोगों के साथ बात करूं इसके बारे में, और भी साइंटिस्ट सोचे, इसके ऊपर डिबेट होना चाहिए। क्योंकि वो गेट्स फाउंडेशन देता है, बिल गेट्स का उसको तो कंप्यूटर वाला आदमी है, क्या वाला आदमी है पता नहीं, वो उसमें होता है भाई, कंप्यूटर आ गया, वायरस आ गया, एंटीवायरस लगा दो, उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग है, ऐसा ऐसा थिंकिंग है। पर ऐसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स है ये, ह्यूमन बॉडी इज जस्ट लाइक वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, जिसके हमको अभी तक नहीं समझ में आया, और बिगड़ समझ के हम कुदरत के आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ का बना सकते हैं, हमने पहले ही बताया कि एक तो जो बीमारी काफ़ी सीरियस है जैसे स्मॉल पॉक्स है, उसमें बनता है, और उसका हमको मालूम है कि नेचुरल इन्फेक्शन में जो सरवाइव कर जाता है उसका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, तो हम उसका नकल कर सकते हैं, कुदरत का हम नकल कर सकते हैं। कुदरत के आगे हम जाएंगे तो काफी कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे, एडवर्स इफेक्ट, और कॉस्ट बहुत होगा, इतना कॉस्ट होगा कि तो कुदरत के आगे जाना है, मतलब अभी टीबी में और मलेरिया में कुदरत का हम नकल भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुदरत खुद ही नहीं इम्यूनिटी बना रहा है। सेकेंड अटैक्स हो रहे हैं, टीबी में भी अटैक हो रहे हैं और मलेरिया में भी हो रहे हैं। तो ये मेरे को यह था कि एक कुछ चीज नया चीज सीखा है तो हर चीज में वही लगाना है, वैक्सीन 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 का क्या अट्रैक्शन रहता है, जो मैन्युफैक्चरर है वो इन्वेस्ट करता है तो उसको पूरा प्रॉफिट एश्योर हो जाता है कि भाई 100% लोगों को लगेगा। तो उसका अगर वो फिर प्रमोशन इतना स्ट्रांग होता है तो, और आजकल फार्मा ड्रग बनाने से 5-10% कोई होगा, तो उतने ही लोग लेंगे, 90% पॉपुलेशन के मार्केट के अंदर नहीं आएगा। वैक्सीन आएगा तो सब मार्केट के अंदर आ जाएंगे। तो हमको ये साइंस को नहीं छोड़ना चाहिए मार्केट के पीछे, और उनकी भी बहुत मजबूरियां रहती है, क्योंकि कोई भी नया वैक्सीन डेवलप करो, कोई भी नया ये करो, बहुत बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपए लगते हैं। और साइंटिस्ट तो खुश है कि उनको एक काम मिल जाता है और ग्रांट मिल जाता है। और मैं बता दूं कि मैं जब एमडी कर रहा था 1985 में एफएमसी में, तब मैंने पूरा एक किताब देखा था, प्रोसीडिंग्स वर्कशॉप मलेरिया वैक्सीन, इतना मोटा किताब था, उसमें अलग अलग चैप्टर्स थे। और तब ऐसा उस किताब के प्रीफेस में दिया था कि मलेरिया वैक्सीन इज राउंड द कॉर्नर, और अगले 5 साल 10 साल में आ जाएगा। वो किताब में हमने भी बहुत अध्ययन किया था, मैं भी बहुत खुश था कि 1985 में कि मलेरिया वैक्सीन अभी आ जाएगा। अभी कितने 40 साल हो गए हैं, अभी फिर मैं देख रहा हूँ कि आ रहे हैं पेपर्स की मलेरिया वैक्सीन इज राउंड द कॉर्नर। 40 साल हम वही खड़े हुए हैं
कितने पैसे चले गए। इतने पैसे अगर हम लगाते हैं मॉस्किटो कंट्रोल में, हाउसिंग में, सैनिटेशन में, वाटर मैनेजमेंट में, लोगों को एडुकेट करने में, शायद मलेरिया ऐसे ही अपने आप काफ़ी कम हो गया कई जगह में। ट्राइबल एरिया में काफ़ी प्रॉब्लम, हमारे यहाँ वो कुछ बेल्ट्स है क्योंकि वहाँ फॉरेस्ट मलेरिया होता है, ये होता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इतना ईजी नहीं है। ऐसे जब डीडीटी आया था तब सोचा था नेशनल मलेरिया, डीडीटी वाले को भी नोबेल प्राइज मिल गया था, डीडीटी पॉल मूलर को। और बाद में डीडीटी को बैन करना पड़ा, पता चला कि साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। अभी नया क्या है आज के ज़माने में, एमआरएनए टेक्नोलॉजी वैक्सीन के लिए, उसको भी नोबेल प्राइज मिला है पिछले साल, 2 साल पहले नोबेल प्राइज मिल गया। अब उसको भी शायद उसके ऊपर भी रोक थोड़ा थोड़ा लगाया जा रहा है, क्योंकि उसके अभी दुष्प्रभाव पता चल रहा है, मायोकार्डाइटिस वगैरह। तो हमको थोड़ा जरा हौले हौले चलना है, मतलब पहले हमको अध्ययन करना है, पहले हमको मिस्ट्री सॉल्व करना है इम्यूनोलॉजी का, इम्यूनिटी का, पर्टिकुलरली जहाँ पे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है इम्यूनिटी का, जैसे मलेरिया हुआ या ट्यूबरकुलोसिस हुआ। तो आज मेरे को इस पे थोड़ा चिंता प्रकट करना था और थोड़ा आपसे ये करना था। तो धन्यवाद।